नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा आपका स्वैच्छिक दुनिया स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, स्वैच्छिक दुनिया अपनी इच्छा से चलने वाली एक दुनिया है। एक ऐसा न्यूज़ चैनल, एक ऐसा न्यूज़पेपर जो हूबहू चीज़ों को आपके समक्ष रखता है, अपने दर्शकों के समक्ष रखता है, समाज के समक्ष रखा है और इस बात से कतई परहेज़ नहीं करता कि आप क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात की उम्मीद रखता है कि सच को हम दिखाएंगे और उस सच से आपको निर्णय लेना है, आपको जो उसका सार है वो निकालना है। लेकिन ना तो निर्णय देने वाले आप हैं, ना निर्णय देने वाले हम। हमारा कर्तव्य, हमारा काम केवल इतना है कि हम सही चीज़ों को आपके समक्ष रखें। लेकिन हम भारत की संवैधानिक व्यवस्था में यकीन रखते हैं, हम भारत के संविधान में यकीन रखते हैं, तो निर्णय लेना माननीय अदालत का काम है, माननीय जो न्यायाधीश महोदय हैं उनका काम है। हमारा काम केवल और केवल सच को आपके समक्ष रखना है। तो ऐसा ही एक मामला आज स्वैच्छिक दुनिया के समक्ष आया है, जो कि महादेव जी के द्वारा एक मकान ज्ञानवती जी के लिए एक रजिस्ट्री की गई थी उनके पक्ष में। मामला 2014 का है। 2014 से लेकर ज्ञानवती जी का कहना है कि वो आज तक पीड़ित हैं, उनके साथ सही निर्णय नहीं हुए हैं, उनके साथ जो न्याय है ऐसी कोई व्यवस्था नहीं पालित की गई है। तो आज हमारे स्टूडियो में ज्ञानवती जी और उनके पुत्र कुलदीप ओमर जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ इसी क्रम में कुछ और विशेषज्ञ भी हैं, जिनमें कुछ वकील हैं, कुछ पत्रकार बंधु हैं, कुछ समाज सेवक हैं। वो सभी यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि वो ज्ञानवती जी से कुछ सवाल पूछेंगे और ताकि उस सच को, जिस सच को हम निकालना चाहते हैं, जिस सच को हम प्रशासन और समाज के समक्ष रखना चाहते हैं, उस सच से हम रूबरू करा सकें। तो ज्ञानवती जी और कुलदीप जी, मैं स्वैच्छिक दुनिया स्टूडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप प्रथम दृष्टया इस मामले पर जो ये पक्ष है, क्या मामला है ये, कैसे आपने उस मकान को खरीदा, किस सन से शुरुआत हुई, कैसे आप महादेव प्रसाद जी को जानने लगे, जरा इस बात पे हमसे खुद बता दें। महादेव प्रसाद हमारे पड़ोसी थे और दूसरा हमारा जो है उनसे अच्छे संबंध थे और हमारे घर में उनका आना जाना था। जी, मैं एक पूछना चाहता हूँ कि जो आपके पड़ोसी थे जी, तो आपका उस समय मकान संख्या क्या था और महादेव जी का मकान नंबर क्या था? हमारा चूंकि अराजी में है तो 102 ए बर्रा लिखते थे जी, और उनका था EWS 8 बर्रा 2 जी। तो सन 2014 की बात है जी, चूंकि वो हमारे पास अपना एक पक्ष लेके आए मकान बेचने को लेकर के, तो उनका जो लड़का था वो हमारा मित्र था, मनोज कुमार। अच्छा जी। तो उनकी घरेलू स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी जी, तो वो हमेशा जो है हमारे पास उठता बैठता था और आया, उसने अपना पक्ष रखा कि हम अपना मकान बेचना चाहते हैं जी। तो हमने ये बात कही कि हम तो खरीदने की स्थिति में नहीं है। तो उसने ये कहा कि ऐसा है कि अगर हम बेचना चाहते हैं तो आप ले लें, ज़्यादा सही, क्योंकि हमारी आपसे मित्रता है जी, और हम आपके पक्ष में ज़्यादा है कि आप ले लें। जी। तो चूँकि पैसे के अभाव के कारण हमने उसको अपनी समस्या बताई, तो उसने हमको ये कहा कि आप चाहें तो आप लोन करा के इसको ले सकते हैं। उसने हमें महीने 1.5 महीने का समय। उस समय आपका व्यवसाय क्या था? उस समय भी बर्तन का व्यापार था, आज भी बर्तन का व्यापार है जी। और फिर अच्छा, उस समय आपकी और मनोज जी की क्या उम्र थी? हमारी ये मान के चलिए उस समय करीब 36 साल के आसपास हमारी उम्र थी और साल 2 साल वो हमसे जूनियर थे। ठीक। और इस संबंध को लेकर के हमने उसके मकान के लिए हमने लोन कराने का प्रयास शुरू कर दिया। जी। लोन हो गया। लोन होने के बाद 28/3/2014 को उस रजिस्ट्री भी हुई। जी। जब लोन हुआ होगा तो बैंक ने सारे कागज चेक किए होंगे जो महादेव जी के पक्ष में थे। जी। अच्छा, इस बीच आपकी महादेव जी से बात हुई थी? महादेव जी से बात भी हुई। महादेव जी हर चीज में एग्री भी थे और दूसरा जो है वो उनकी जानकारी में सब बातें थी, कोई बात छिपी हुई नहीं थी। हमारे घरेलू मतलब आते जाते घरेलू संबंध थे उनसे हमारे। और दूसरा जो है उस रजिस्ट्री के बाद मनोज को मैंने खाड़ेपुर में प्लाट दिया। जी जी। क्या तय हुआ था? पूरा 19 लाख रुपए में ये EWS 8 तय हुई जी। और इसके एवज में हमने उनको 1 लाख रुपए एग्रीमेंट में दिए थे और 8 लाख रुपए का खाड़ेपुर वाला प्लाट दिया था जी। और इसके बाद 10 लाख रुपए बैनामा जब कराया तो बैंक के थ्रू इनको DD मिला था, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मालूम जी।
जहां से हमारा लोन हुआ। जी। तो जब बैंक ने आपके नाम वो रजिस्ट्री की, लोन किया, तो उस समय सारे कागज पाक साफ थे, इसी बेस पे आपको लोन मिला। अच्छा, आज के दिन उस मकान के लोन की क्या स्थिति है? आज के हाँ, अब वो लोन हमारा क्लियर हो चुका है, लोन पूरी तरीके से अदा हो चुका है। उसमें जब कोई लोन खत्म हो जाता है तो मेरी जानकारी के अनुसार बैंक से एक एनओसी सर्टिफिकेट मिलता है। क्या वो एनओसी सर्टिफिकेट आपको बैंक से मिला है आपके पक्ष में? जी। अगर जी आपके समक्ष यहाँ हो तो आप कृपया हमारे दर्शकों को दिखाने का कष्ट करें। ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा का एनओसी सर्टिफिकेट दिख रहा है मित्रों, ये बैंक से जो लोन खत्म होने के बाद एनओसी मिलती है वो है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बैंक किसी प्रॉपर्टी पे लोन तभी देता है जब उसकी रजिस्ट्री होने वाली होती है, और जब वो बैंक उस रजिस्ट्री के कागज से पूरी तरह संतुष्ट होता है। बैंक से लोन होने का मतलब है कि आपके कागज पूरी तरह ठीक हैं और लगातार और ये जो है दोनों रजिस्ट्रियां हैं जी, जिसको वो पक्ष जो है अभी तक पूरी तरीके से बता नहीं रहा है। और जिस मकान को महादेव प्रसाद ने 19 लाख रुपए का सन 2014 में बेचा था, क्योंकि उनके पुत्र राजकुमार जी, उन्होंने डीड कैंसिलेशन का मुकदमा लगाया। अच्छा, मैं फिर से जरा वहीं पे आता हूँ। 2014 में आपने बताया कि एक मकान था महादेव जी के नाम, जिसको आपने खरीदा। पैसे की स्थिति कुछ ऐसी बनी कि आपने 10 लाख रुपए लोन लिए और 1 लाख रुपए आपने एडवांस दिया, और जो 8 लाख रुपए और बचे उसके एवज में आपने अपना एक प्लाट दिया। दोनों आपने मुझे ये भी बताया कि दोनों प्लाटों की रजिस्ट्री सेम डे हुई, आपने अपने मकान की रजिस्ट्री उनको की और उन्होंने आपने जो मकान की रजिस्ट्री है वो उन्होंने एक उसी वकील से हुई। जी। जिस वक्त ये रजिस्ट्री हुई और सर एक चीज और भी है, जो साक्षीगण है इस सौदे के वो भी अभी हैं। अच्छा, कौन कौन साक्षीगण हैं? एक हमारे जो मित्र हैं जो कि सुरेश तिवारी जी, ये हमारे पड़ोसी हैं और बीमा के एजेंट भी हैं जी, और इनके सामने डील हुई थी। और जो इसमें एक सचान साहब हैं, अविनाश सचान, ये वकील हैं जी, वो दोनों की रजिस्ट्रियों में उन्हीं का जो है पूरा काम रहा है जी। और वो भी जो है इस बात के साथ, क्या वो आज के दिन सहमत हैं? जी, सहमत मिल जाएंगे आपको, बातचीत हो जाएगी, मुलाकात भी हो जाएगी जी जी। और उनको इस वाद से बहुत जी। एक प्रश्न और छोटा सा कि महादेव जी ने जब इस मकान को आपके पक्ष में रजिस्ट्री की थी तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति, उनके नाम ही पूरा मालिकाना हक था, उनको किसी और से तो कोई इसकी परमिशन नहीं लेनी? कोई आपत्ति आज तक सन 2014 से जब तक महादेव जी जीवित रहे उन्होंने न पैसे से संबंधित कोई भी आपत्ति लगाई है जी, और ना ही किसी तरीके एलिगेशन। महादेव जी की मृत्यु किस सन में हुई? ये सन 2017 में था। अच्छा, तो 2014 में आपकी रजिस्ट्री हो गई, लोन चलने लगा, फिर ये मामला किस सन से निकल के आया? इससे भी पहले महादेव जी की संतानें, कितनी संतानें थी उनकी? महादेव जी की चूंकि लड़कों की जानकारी है कि 3 लड़के हैं जी, और लड़कियां हमारे समझ में 4 हैं या जी 5 हैं, इसकी जानकारी हमें पूरी तरीके से नहीं है। तो जब 2014 में आपने ले लिया, लोन चलने लगा, तो किस सन से फिर ये विवाद का रूप आया? विवाद का रूप जब इन्होंने, राजकुमार ने ये देखा कि जो खाड़ेपुर वाला, राजकुमार जी कौन है? राजकुमार जी महादेव के दूसरे पुत्र। इन्होंने ये देखा कि जब खाड़ेपुर वाला प्लाट जो कि मनोज ने अपने नाम से लिया था जी, तो इस पे विवाद इनका ये हो गया कि महादेव जी ने इनके पक्ष में कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी रकम सुरक्षित नहीं की जी। और इसके बाद इन्होंने किया क्या कि सन 2014 में दोनों प्लाटों की सेम डे रजिस्ट्री हुई थी। अब ये घर आए हैं महाराष्ट्र से, तो इन्होंने वहां पे खाड़ेपुर वाले प्लाट को बेचने का काम शुरू कर दिया। और ऊपर जो चूंकि महादेव जी ने हमसे 1-1.5 महीने का समय मांगा था रहने का, तो इन्होंने उस पर कब्जा बरकरार रखा। ऊपर का पोर्शन इन्होंने खाली नहीं किया, नीचे के पोर्शन में चूंकि हमारी दुकान सामान रखा हुआ था तो नीचे का इस बात की कोई लिखा पढ़त थी कि थोड़े दिन लिखा पढ़त कुछ नहीं थी। ये तो एक आपसी समझौता था, लेकिन इस समझौते को इन्होंने इतने बड़े वाद विवाद में बदल दिया है। तो महादेव जी ने फिर कुछ कहा नहीं जब उनके लड़के ने विवाद शुरू किया? महादेव जी ने कुछ नहीं कहा। और दूसरी बात, इन्होंने एक डीड कैंसिलेशन का मुकदमा लगाया। किसने? राजकुमार। अच्छा। जिसमें कि महादेव को भी इन्होंने
प्रतिवादी बनाया, अपने पिता प्रतिवादी बनाया है और अपने भाई को भी प्रतिवादी बनाया है जो कि उसमें गवाह थे, और हमारी माता जी को भी प्रतिवादी बनाया है। और जिस माने लेने वाले और बेचने वाले दोनों के खिलाफ किसी तीसरे पक्ष ने मुकदमा किया जी, जिस मुकदमे का कोई अधिकार या आधार नहीं था जी, वो सिर्फ जबरदस्ती अपने मतलब कब्जे को बनाए रखने के लिए कि किसी तरीके से उस मकान को हथिया सके। इसके बाद इन्होंने कई झूठी रिपोर्टें तैयार करवाई अपनी बहनों के जरिए, अपने जरिए कि किसी तरीके से इनको एक गंभीर मामले में फंसाने की कोशिश की, किसी तरीके से मकान छोड़ दे, इसी तरीके फंसाने। लेकिन ये सफल नहीं हुई। सन 2014 से लेकर के 2021 तक ये कहीं सफल नहीं हुए। 17 दिसंबर 2021 कोर्ट के आदेश को देखते हुए इन्होंने जो है हमारे ऊपर एक ऐसी साजिशन रणनीति बनाई जिसके तहत इन्होंने पूरे मामले को रंगत देते हुए अपनी बहनों को क्या था मामला ये था क्या कि रणनीति थी? रणनीति ये थी कि 15 जनवरी 15 जनवरी सन 2022 मैं दुकान में बैठा था, एक लड़का आता है कोई गली से घूमता हुआ, वो हमारे यहाँ जो लड़का काम कर रहा है उससे बताता है कि ऐसा है कि तुम्हारे गोदाम का ताला टूटा पड़ा और दरवाजा खुला पड़ा। तो लड़के ने हमसे बताया, कह रहा भैया जो है कोई आया है, वो बता रहा कि आपका दरवाजा खुला पड़ा और गोदाम का ताला टूटा पड़ा। हम तुरंत भाग के जब गए तो वहाँ तिराहा पड़ता है हमारे आगे चल के, तो वहां से देखा तो एक बड़ी लोडर टाइप भाड़ा गाड़ी थी, तो उसमें मनोज कुमार और राजकुमार ये मतलब पूरी तरीके से उसको सामान लोड करे हुए। मनोज कुमार मतलब उनका लड़का, राजकुमार का लड़का, राजकुमार का भाई महादेव का लड़का, महादेव का लड़का जो आपकी रजिस्ट्री में गवाह एक बड़ी भाड़ा गाड़ी में हमारी दुकान का और अपने घर का सामान लाद करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब हमने ये देखा तो हम भाग के वहां पर पहुंचे। इस समय गाड़ी जो है वो हम गाड़ी देखते तब तक गाड़ी काफी आगे तक निकल चुकी थी, और उसके बाद में जब हम पास में पहुंचते हैं तो देखते हैं कुछ महिलाएं दरवाजे के किनारे उस साइड में खड़ी हैं, अपोजिट साइड में। तो हमने उनकी तरफ ध्यान न देते हुए अपने दरवाजे के अंदर अपने माल को चेक करने के लिए अंदर गए। अंदर जाके देखते हैं तो वहां पे बहुत सामान, उसमें कुछ था ही नहीं, मतलब लगभग सब गायब था। कुछ बहुत उल्लड़ माना जैसे बोतलें वगैरह थी। ये सामान आपका था? जी, वो सिर्फ रह गया था, बाकी जो हमारा जो पीतल फूल ये सब इस टाइप के जितने भी बर्तन थे वो सब गायब था। अब इसके बाद में जैसे ही हम बाहर आते हैं तो हम अपने तुरंत वकील को फोन कर रहे हैं, तो वकील साहब ने ये कहा कि 112 नंबर डायल करिए, क्योंकि जो है किसी गंभीर आरोप को लगाने की संभावना चल रही है और आपके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। तो हमने जैसे और 112 नंबर डायल किया तो 112 नंबर एक बार में भैया नहीं लगा, कई बार डायल करने पे 112 नंबर लगा। महिलाओं ने आपस में ही मारपीट शुरू कर दी। जब तक हम कुछ समझ पाते तब तक जो है इतनी कस के मारपीट हो गई, तो हमें लगने लगा कि हो क्या रहा। तो आपसे वो मारपीट तो नहीं हो रही? कोई मारपीट कोई, न तो हमारे परिवार का उसमें था, न हमारे रिश्तेदार थे, और ना ही किसी तरीके का कोई इन्वॉल्वेशन हमारे परिवार द्वारा था। जब मारपीट हुई तो उस मारपीट को देखते हुए हमने फिर यही सोचा कि अब हो क्या रहा। फिर अपने वकील को फोन किया तो उन्होंने कहा कि अगर आप वहां रुकते हैं तो किसी गंभीर मामले में फंसा दिए जाएंगे, आप वहां से हटो। तो जैसे हम हटने लगते हैं तो 112 नंबर की पुलिस, क्योंकि हमारे द्वारा बुलाई गई थी, वो आ जाती है। जब पुलिस आती है तो उसके बाद में पुलिस के सामने वही महिलाएं हमको आरोपित बना के उनसे ये कहती हैं कि साहब देखिए हमारे साथ इन्होंने कितना बुरा किया, इन्होंने हमें मारा है, पीटा है हर तरीके से, और गाली गलौज किया है, और खूब हमारी हर तरीके से मतलब बुराइयां बताना शुरू कर देती। तो पुलिस सीधे कहती कि चलिए आप थाने चलिए, दोनों पक्ष आप थाने चलिए। इधर हम फिर अपने वकील को फोन करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे न जाना, सीधे जो एक प्रार्थना पत्र तैयार करके उसके बाद जाना, और उसमें ये बताना कि हमारा ये हमारे साथ हुआ है, और इसके बाद जो है थाना अध्यक्ष के सामने अपनी बात रख के तब जाना। तो फिर हमने कहा ठीक है।
उस पक्ष से कहा जाता है तो वो पक्ष कहता है पुलिस बिकी हुई है, हम पुलिस का भरोसा नहीं करते, हमारे वकील जो कहेंगे वही हम करेंगे। वो पक्ष नहीं गया। इधर हम एप्लीकेशन तैयार करके थाना अध्यक्ष के पास पहुंचे। फिर थाना अध्यक्ष ने इस पक्ष का इंतजार करते हुए हमको 1.5 से 2 घंटे तक वहां बैठाला कि दूसरा पक्ष आ जाए, उसके बाद में हम दोनों की बात सुने। लेकिन ये पक्ष थाने नहीं पहुंचा। उसके बाद बुलाया गया, जब थाने बुलाया गया तो आप वहां पहुंचे, 1.5 से 2 घंटे आप बैठे रहे, लेकिन इंतजार किया। नहीं फिर पहुंचा। जब ये वो पक्ष नहीं पहुंचा तो साहब ने ये कहा कि ऐसा है कि आप कल जो है आप आइए थाने, आप अभी जाइए। तो हम चले आए। दूसरे दिन थाने जब हम गए तो चूंकि हमारी वाइफ, हमारा बच्चा 16 तारीख को इसी मकान में थे, EWS 8 में, तो 16 तारीख को जब हम पहुंचे हैं तो जब वहां पहुंच के देखते हैं हम कि हमारे खिलाफ एक FIR लिखी रखी हुई है जिसमें गंभीर धाराओं में हमारे खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके बाद में जब वहां भी ये हमने देखा तो तुरंत जो है हमसे ये कहा गया हमारे वकील साहब के द्वारा कि जब हमने उनको बताया कि सर ये इतनी तगड़ी धाराओं में FIR पंजीकृत है, तो उन्होंने कहा कि अब आप वहां पे न रुकिए, क्योंकि ये सब धाराएं गिरफ्तारी वाली है, तो किसी वक्त पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। और उसी दिन 16 तारीख के दिन चौकी इंचार्ज साहब ने वहां जा करके विपक्षी को अंदर करा दिया, उसी मकान में सीढ़ी लगा दी, अंदर करा दिया, मतलब कब्जा दिलवा दिया। और मेरी वाइफ को, मेरे बच्चे को उठा के थाने ले आई 16 तारीख के दिन। अब ये बताइए ये अधिकार पुलिस को कहां से? अब चलिए ये अधिकार कहाँ से, ये तो हम नहीं बता पाएंगे। मैं खाली इतना प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि वो जो मारपीट था उसका शायद वीडियो भी बनाया गया था, वीडियो भी वायरल हुआ था। जी वायरल हुआ था। तो उस वो वीडियो है आपके पास? वो वीडियो है, लेकिन वो वायरल किया हुआ वीडियो एक मनगढ़ंत हमारे पड़ोसी जो दुकानदार हैं उनके द्वारा बनाया गया था, नितिन उमराव, उन्होंने वीडियो बनाया था और उन्हीं के द्वारा जो है वीडियो डिस्ट्रीब्यूट किया गया सब जगह। और ये एक साजिश के तहत हमें फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उस वीडियो में न तो मेरे परिवार का कोई व्यक्ति है, कोई नहीं है मेरे यहाँ, और न जो है मेरे रिश्तेदारी का ना कोई हम है। उसके बारे में जानते हैं भैया, हमारा आना जाना इधर से है, हम उधर जाते भी नहीं, केवल गोदाम थी मेरी, बस नौकर आते जाते थे, ये मेरा बेटा जाता था बस। और कोई मतलब और कोई उससे कोई न उस वीडियो से मतलब है, न उस घटना से मतलब है, और न किसी वीडियो की जांच कराई गई होगी। जांच कराई गई होगी। क्या निर्णय निकला? निर्णय अभी तक हमें जानकारी नहीं मिली। और दूसरी बात, हम यही चाहते हैं प्रशासन से कि उस वीडियो का निष्पक्ष जांच कराई जाए। अगर उसमें हमारे परिवार या रिश्तेदारी का कोई व्यक्ति दिखाई देता तो पूरी कार्यवाही की जाए। अच्छा, ऐसे में कुछ आरोप लग रहे हैं कि पुलिस को मैनेज किया या कुछ इस तरीके से आपने? पुलिस को अगर हमने मैनेज किया होता तो चौकी इंचार्ज 16 तारीख को उस पक्ष को सीढ़ी लगवा के कब्जा क्यों करवा? आज के दिन उस मकान पे कब्जा किसका है? आज के डेट में भाई 16 तारीख की इस घटना को देखते हुए हमारी FIR नहीं लिखी जा रही थी। फिर इसके बाद में हमारी FIR जब हम ये जांच के आधार पे ACP पांडे सर, इन्होंने हमारे मामले की जांच की जिम्मेदारी इनको मिली थी। अब ये जांच करते हुए जब हम इनके पास अपने कागज, अपने सारे मकान के कागज वगैरह सब लेके पहुंचे हैं, तब इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप अपनी जगह सही हैं, आपके मकान के कागज सही हैं, और आप अपने घर पे रह करके अपना व्यापार कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट ने पूछी है कि 112 पर जब आपने पुलिस को डायल किया जी, उसका टाइम और जो वीडियो वायरल हुआ है उसका टाइम, ये दोनों टाइम क्या है? आपने ध्यान दिया है इनको? आपके पास कहीं दस्तावेजी रूप में जो है वो है? 112 का टाइम तो ठीक है। ये जो आपके साक्ष्य हैं वो भी स्वैच्छिक दुनिया को भी आप उपलब्ध करा दीजिएगा, और जो सम्मानित प्रशासन है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको भी आप उपलब्ध करा दीजिएगा। तो आपने बताया कि चौकी इंचार्ज महोदय ने 16 तारीख को आपके घर पे जो है वो उन लोगों को काबिज करा दिया सीढ़ी लगाकर। तो जब काबिज करा दिया तो उसके बाद कौन सी परिस्थितियां बनी जब आपने उस मकान पे फिर से कब्जा किया? उसके बाद जब हमने
एसीपी साहब को अपने साक्ष्य दिखाए। अच्छा, जब उधर से जो है FIR दर्ज हुई तो आपने भी कुछ उसके खिलाफ कोई जो है प्रार्थना पत्र थाने में दिया कि नहीं? हमने प्रार्थना पत्र दिया। वो FIR दर्ज हुई कि नहीं हुई? वो FIR दर्ज तब हुई जब जो है हमने प्रशासन के सामने अपने साक्ष्य दिखाए, और दिखाने के बाद में हमने ये कहा कि इस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और अपने मकान के जिस मकान की वजह से ये मामले तूल पकड़ के इस मामले में जो है सिविलवाद को क्रिमिनल। जब हमने प्रशासन के सामने अपने कागज दिखाए, कागज दिखाने के बाद में जब हमको ये आश्वासन मिला कि जब तक पूरी तरीके से जांच नहीं हो जाती है तब तक आपको कोई परेशानी नहीं है, आप अपने घर पे रहिए, आप अपना व्यापार करिए। तो जब ये आश्वासन मिल गया है तो फिर हम अपनी एप्लीकेशन लेके थाने गए, तो हमारी एप्लीकेशन पे पुलिसकर्मी कोई सहयोग नहीं कर रहे थे। जब दर्जनों बार वहाँ जाने के बाद में अपने वकील के माध्यम से भी जब हमने वहाँ पे जाके अपनी बात कही तो SHO बर्रा मिश्रा जी ने बड़ी मुश्किल से हमारी FIR लिखी, और 15 तारीख की घटना को उन्होंने 3 फरवरी 2022 तब हमारी FIR उन्होंने लिखी। अब चूंकि FIR हमारे पक्ष में लिख जाती है और हमारे ऊपर पुलिसिया कोई कार्यवाही नहीं होती है, और इसके अलावा जो है हमें अपने घर पे रहना दिया जा रहा है, दुकान खोलने दी जा रही है, उस पक्ष को ये लगने लगता है कि जो है अब हमारे ऊपर दबाव बनना शुरू हो गया, क्योंकि ना तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है, क्योंकि हमारे पेपर देखने के बाद प्रशासन ने हमको ये सहयोग दिया। और उसके बाद में जब इनको कई बार थाने में थानाध्यक्ष महोदय ने बुलाया, ये थाने नहीं पहुंचे, उन्होंने ये इस हिसाब से बुलाया कि आप अपनी बात बताइए, हम आपकी बात भी सुने, लेकिन वो पक्ष थाने नहीं पहुंचा। उसको ये डर था थाने जाएंगे तो हमको बैठा लिया जाएगा, वो नहीं पहुंचा जब, तो फिर उसके बाद में जो 23 तारीख वाली घटना, उस 23 तारीख वाली घटना से भी हमारा ऐसा वास्ता नहीं कि 23 तारीख को भी वही 15 तारीख वाली घटना जैसे रिपीट किया गया, क्योंकि इनको प्रशासन ने कब्जा दिला दिया था, ये उसमें थे। लेकिन 23 तारीख को जब इनको ये लगा कि ऐसा है कि अब चूंकि पुलिस ने इनकी रिपोर्ट भी लिख ली है और वहाँ से कोर्ट का आर्डर भी मिल गया है, अब हो सकता है पुलिस हमें उठा के बंद न कर दे। इस दबाव को देखते हुए इन्होंने 23 तारीख को जो बचा हुआ सामान था वो सब समेट करके और दरवाजा खुला छोड़ करके बाहर निकल गए। उसके बाद में जब हमको फिर उसी तरीके से कोई आदमी बताता है आगे कि आपका मकान फिर खुला पड़ा है, जब हम जाते हैं तो वहाँ देखते हैं तो फिर वही पोजीशन जैसे पहले था, उसी तरीके से इन्होंने फिर से मकान खुला छोड़ करके अब हम अंदर नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि पता नहीं इन्होंने हमारे खिलाफ क्या ऐसी साजिश रची हो कि अंदर पता चला किसी को मार के डाल दिया। हमने तुरंत फिर 112 नंबर डायल किया। 23 तारीख को हमने फिर 112 नंबर डायल किया, और 112 नंबर डायल करने के बाद में जब 112 नंबर की पुलिस आई तो फिर इन्होंने वही प्रेस रिपोर्टर और वही ड्रामा। अब हम ये पूछना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से और मीडिया के माध्यम से कि अगर बाई चांस 23 तारीख को भी उनके साथ ये घटना इस तरीके की जो बता रहे हैं कि हमारा सामान लूट ले गए ये वो, तो उनकी कहाँ FIR दर्ज है? आखिर उनको पुलिस के सामने अपनी बात कहनी चाहिए। उस समय भी हम ही ने 112 नंबर डायल किया और ना तो उन्होंने FIR दर्ज कराई। मतलब कुल मिला के एक सोची समझी साजिश के तहत हर तरीके से फंसाने का पूरा प्रयास। पहली बात। दूसरी बात ये कि जैसे 15 तारीख की लूट की घटना इन्होंने दिखाई है, 15 तारीख लूट की घटना इन्होंने दिखाई है, तो 16 तारीख को पुलिस प्रशासन इनको कब्जा दिला देता है। तो जब इनका सारा सामान लूट लिया गया था तो 16 से 23 तक ये कहाँ रह रहे थे, क्या खा रहे थे, उनके ना तो बर्तन बता रहे थे ना उनके पास कपड़े थे। तो 16 से 23 तारीख तक वो क्या खा रहे थे, क्या पका रहे थे, काहे में पका रहे थे, ये सब बातें जांच का विषय है, जांच का विषय है। अब अगर उनका सामान सब 15 तारीख को लूट गया था, जिस आधार पे हमारे खिलाफ इतना गंभीर मामला लगाया गया है,
तो 16 से 23 तक उनका क्या व्यवस्था थी, हमें ये नहीं समझ में आ रहा। लेकिन अभी प्रशासन ने पूरी चौकी 12-14 लोगों को सस्पेंड किया है जी। और उसमें ये साफ साफ जो है जाहिर है कि कहीं कहीं आपने मैनिपुलेट किया है। इस पे क्या कहना है आपका? अब ये सब जांच का विषय है जी। अगर सिद्ध कर पाए तो जिसको चाहे उसको निलंबित कर दें या फिर लाइन हाजिर कर दें। अब इस पे तो हम इसलिए कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अब आदान प्रदान जिस तरीके से उनका बताने का तरीका है वो ना तो वो हुआ है और ना ही हम इस चीज से परिचित हैं। कोई मतलब नहीं, झूठी फंसाया गया सब। चलिए, तो आप लूट की घटना के साथ क्या है? हरजन एक्ट भी लगाएंगे? जी, लूट की घटना के साथ हरजन एक्ट लगाया गया है और इस एक्ट को लगाने का प्रयास इनका सन 2014 से था। अब एक चीज का मैं जवाब प्रेस के माध्यम से चाहता हूं कि अगर इस तरीके की घटना घटा करके हमको उस मकान में काबिज होना था तो हमें इतने साल का इंतजार करने की क्या जरूरत थी भाई। ये क्रिया प्रतिक्रिया इनकी शुरू से हमारे विपक्ष में चल रही थी कि किसी तरीके से इनके ऊपर दबाव बना के इस मकान को हथिया करके इनसे उगाई की जाए। चलिए ठीक है, तो चूंकि हम लोग आज तक न्याय कभी कभी देर से मिलता है लेकिन न्याय कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होता है। स्वैच्छिक दुनिया भी इस बात पे पूरा विश्वास रखती है कि भले ही देर से सच सामने आएगा लेकिन सच सामने आएगा। यदि आप सच हैं, यदि आप ठीक हैं, आपका पक्ष ठीक है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें भारत के संविधान में व्यवस्था में जो एक विश्वास है वो कायम रखना होगा। निश्चित रूप से आपको भी न्याय मिलेगी। ऐसे ही हमारी शुभकामनाएं हैं और ऐसी ही हमारी इच्छा भी है। मित्रों, मैं स्वैच्छिक दुनिया के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि आपके आसपास भी ऐसी ही कोई घटना, ऐसे ही कोई पीड़ित, ऐसे ही कोई लोग रह रहे हों जो अपने पक्ष को सामने नहीं रख पा रहे हैं किसी कारण से, तो स्वैच्छिक दुनिया स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूं, मैं आपसे अपील करता हूं कि कृपया आएं और अपनी बात रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजीव मिश्रा आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार।